आफ्टरनून टू ऑल। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे, पद्य भाग आत्मकथा, आत्मकथ्य। ठीक है, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। तुम लोगों ने कहा था मुझे कि इसका रिवीजन करवाओ इस चैप्टर का। ध्यान से पढ़ना सब लोग। फर्स्ट लाइन है अपनी कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता है कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज खरी। इन दोनों लाइनों का अर्थ एक साथ होगा कि भंवरा, मधुप मतलब भंवरा, ठीक है, भंवरा गुंजार करके या गुनगुन करके, ठीक है, और जो मुरझाकर गिर रही पत्तियां और पेड़ों से गिरती हुई पत्तियां अपने जीवन की करुण कहानी कह रही है। क्या कहेंगे कि भंवरा गुंजार करके या गुनगुन करके और पत्तियां, पेड़ों से मुरझाकर गिरती हुई पत्तियां अपने जीवन की करुण कहानी कह रही है। ठीक है, अर्थात मतलब क्या है, फूल फूल पर भटकता जो भौरा है वो गुंजार करके क्या कह रहा है, वो गुनगुनाकर क्या कहना चाहता है। अर्थात मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, वो अपने जीवन की कभी ना तृप्त होने वाली प्यास की करुण कहानी कह रहा है। आई बात समझ में? पहले हम क्या कहेंगे कि फूल फूल पर भटकता भौरा क्या कहना चाहता है। वो कहना चाहता है कि कभी ना तृप्त होने वाले प्यास की करुण कहानी कह रहा है, और पेड़ों से मुरझाकर गिरती हुई पत्तियां अपने जीवन की नश्वरता की कहानी कह रही है कि जीवन क्या है, नश्वर है, नष्ट होने वाला है। आई बात समझ में? इन दोनों के जीवन में अपनी अपनी व्यथाएं हैं, अपने अपने दुख हैं। आई बात सबके समझ में? ये दोनों लाइनें वापस देख लो कि भौरा गुनगुन करके और पेड़ों से मुरझाकर गिरती हुई पत्तियां दोनों अपने जीवन की करुण कहानी कह रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के जीवन में अपनी अपनी व्यथाएं हैं, अपने अपने दुख हैं। फूल फूल पर भटकता भौरा क्या कहता है? वो कहता है कि उसके जीवन की जो प्यास है वो कभी तृप्त नहीं होने वाली है, उसकी करुण कहानी कहता है। और पेड़ों से मुरझाकर गिरती हुई जो पत्तियां हैं वो कह रही है कि जीवन नश्वर है। ठीक है, समझ में आ गया सबको दोनों लाइनों का अर्थ? ठीक है, अब आगे कह रहा है कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में, अनंत नीलिमा मतलब इस नीले आकाश में, आकाश क्या है, गंभीर दिखाई देता है, तो हम क्या कहेंगे, इस नीले आकाश के नीचे असंख्य जीवन इतिहास, असंख्य जीवन पले हैं। पहले क्या कहेंगे, इस नीले आकाश के नीचे असंख्य जीवन पले हैं। उनका इतिहास मतलब उनका अपना अपना इतिहास है, अपनी अपनी आत्मकथाएं हैं। ठीक है, उनका क्या है, अपना अपना इतिहास है, उनकी अपनी अपनी आत्मकथाएं हैं। यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास, और इन्हें लिखने वाले जो है, अपनी आत्मकथाएं लिखने वाले व्यक्ति अपने ऊपर ही व्यंग और अपना ही उपहास करते रहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि इन आत्मकथाओं को लिखने वाले व्यक्ति अपने ऊपर ही व्यंग करते हैं, अपना ही उपहास करते हैं। फिर आगे कह रहा है कि तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तब यहाँ पर कवि अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि क्या तुम अब भी ये चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता से भरे हुए जीवन की कहानी लिखूं, उसकी आत्मकथा लिखूं, और मेरे जीवन मतलब महत्वहीन जीवन की आत्मकथा को पढ़कर तुम क्या करोगे। आई बात समझ में? कवि जो है लास्ट लाइन में हम क्या कहेंगे, कवि अपने मित्रों से कह रहा है कि ये सब देखकर भी क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपने दुर्बलता से भरे हुए जीवन की कहानी लिखूं, और मेरे महत्वहीन जीवन की आत्मकथा को सुनकर या पढ़कर तुम क्या करोगे।
ठीक है, आगे कह रहे हैं कि तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, क्या मेरे खाली मटकी जैसे जीवन की आत्मकथा को सुनकर तुम्हें सुख मिलेगा। ठीक है, जैसे खाली जो मटकी होती है, गगरी मतलब मटकी, जैसे खाली मटकी का कोई महत्व नहीं होता, वो महत्वहीन होती है। तो लेखक अपने जीवन के बारे में क्या कह रहा है कि उसका जीवन भी खाली गगरी जैसा ही महत्वहीन है। आगे बात सबके समझ में आई कि नहीं आई, बताओ जल्दी से। यस मैम। आई। हेमलता समझ में आ गई? यस मैम। कवि का जीवन कैसा है बताओ। हमने जो अब तक पढ़ा, यहाँ पर हमने 5-6 लाइनें पढ़ी है। इन 6 लाइनों से मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कोई ऐसी बात आई है जिसमें हमें कवि के जीवन के बारे में कुछ पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? अगर पता चल रहा है तो कवि का जीवन दुख से बीता हुआ है। दुख से बीता हुआ है, और उसने अपने जीवन में अनेक भूलें की हैं। हाँ, उसके जीवन में अनेक दुर्बलताएं हैं और उसका जीवन कैसा है? खाली गगरी जैसा महत्वहीन। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। कवि कह रहा है कि मेरी आत्मकथा को पढ़कर कहीं तुम खाली करने वाले मतलब कहीं तुम अपने आप को अपराधी ना समझने लगो। ठीक है, कहीं मेरी आत्मकथा को पढ़कर तुम अपने आप को अपराधी ना समझने लगो। फिर कह रहा है कि अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कहीं तुम ऐसा ना समझो कि तुमने मेरे जीवन रूपी मतलब मेरे जीवन से रस चुरा कर, ठीक है, यानी कि मेरी जीवन से खुशियों को चुरा कर अपनी भरने वाले मतलब तुमने अपने जीवन में भर लिया है। ठीक है, क्या कह रहा है कवि अपने मित्रों से? कहीं तुम मेरी आत्मकथा को पढ़कर अपने आप को ही अपराधी ना समझने लगो, और कहीं तुम ऐसा ना समझो, अपने को समझो मेरा रस ले मतलब मेरे जीवन की खुशियों को लेकर, मेरे जीवन की खुशियों को चुरा कर उन खुशियों को अपनी भरने वाले मतलब तुमने अपने जीवन में भर लिया है। आई बात सबके समझ में? ठीक है, आगे कह रहा है कि यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। प्रवंचना मतलब क्या होता है? धोखा। पहले यहाँ पर नीचे वाली लाइन का अर्थ आएगा। कवि कह रहा है कि मैं अपनी भूलों और धोखे से भरे हुए जीवन के विषय में बताकर, ठीक है, कवि क्या कह रहा है कि मैं अपनी भूलें और धोखे से भरे हुए जीवन के विषय में बताकर अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, मतलब मैं अपनी सरलता की अर्थात अपने सरल हृदय की हंसी उड़ाना नहीं चाहता। ठीक है, वो क्या कह रहा है? मेरे जीवन में मुझसे कई भूलें हुई हैं, मुझे कितने ही धोखे मिले हैं, तो उस भूलों के बारे में, उन धोखों के बारे में सबको बताकर मैं अपने सरल हृदय की हंसी नहीं उड़ाना चाहता। अब मान लो मैं अपन कहते हैं कि यार ये गलती हो गई मुझसे, ठीक है, मेरे साथ ऐसा बुरा, किसी ने मुझे धोखा दे दिया, तो हमें कोई दूसरा सुनने वाला क्या कहता है कि तू पागल है क्या, तूने ध्यान क्यों नहीं रखा। यानी कि जीवन का ये वास्तविक सत्य है। यदि हम अपने जीवन के दुखों के बारे में दूसरों को बताते हैं तो वो हमसे सहानुभूति नहीं जताते, बल्कि वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, इसलिए कवि क्या कह रहा है कि मैं अपनी भूले जो उसे गलतियां हो चुकी है, भूले और धोखे से भरे जीवन के विषय में बताकर अपनी सरलता की हंसी नहीं उड़ाना चाहता। सरलता मतलब अपने सरल हृदय की हंसी नहीं उड़ाना चाहता। फिर हम आगे लिखेंगे कि ये जीवन का वास्तविक सत्य है, यथार्थ है। जीवन का ये यथार्थ है क्या? कि यदि हम अपने जीवन के विषय में या अपने दुखों के बारे में दूसरों को बताते हैं तो वो हमसे सहानुभूति जताने की बजाय हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारी खिल्ली उड़ाते हैं।
ठीक है, आगे कह रहे हैं ये कवि कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कवि यहाँ पर अपनी प्रिया, अपनी प्रियतमा को याद करके कह रहा है कि मैंने अपनी प्रिया के साथ, ठीक है, जीवन के मधुर क्षण बिताए हैं। मैंने अपनी प्रिया के साथ जीवन के मधुर क्षण, मधुर चांदनी रातों में मधुर क्षण बिताए हैं, मधुर पल बिताए हैं, ठीक है। और वो मतलब मेरे प्रेम भरे जीवन की निजी अनुभूतियां थी। निजी मतलब मेरी व्यक्तिगत, ठीक है, वो मेरे प्रेम भरे जीवन की निजी अनुभूतियां थी जिनको मैंने अनुभव किया था, महसूस किया था। तो और अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। और उस समय हम क्या करते थे? खिलखिलाकर हंसते थे, आपस में मधुर बातें करते थे। तो उन बातों को मैं सबके सामने क्यों बताऊं? ठीक है, उन बातों को मैं सबके सामने क्यों बताऊं? और फिर दूसरी बात ये कवि कह रहा कि मैं मधुर क्षणों को याद करके और उनके बारे में बताकर स्वयं दुखी नहीं होना चाहता। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। यानी कि मैंने अपने जीवन में जिस सुख के सपने देखे थे वो सपने मेरे साकार नहीं हुए, वो सुख मुझे नहीं मिला। फिर आगे कह रहा है कि आलिंगन में आते आते मुस्कुरा करके जो भाग गया। मेरा जो सुख है मेरी बाहों में आते आते मुस्कुराकर मुझसे दूर हो गया। ठीक है, अर्थात उसको अपने प्रेम में सफलता नहीं मिली और वो अपने ऐसे जीवन की आत्मकहानी किसी को नहीं बताना चाहता। फिर आगे कह रहा है कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, कवि की जो प्रिया थी, जो उसकी प्रियतमा थी, जिससे वो प्यार करता था, कपोल मतलब गाल, अरुण मतलब लाल, उसके गाल जो थे वो लाल लाल थे, बहुत सुंदर थे। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है? जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, मेरी प्रियतमा के कपोल जो थे लाल लाल थे और बहुत सुंदर थे। अनुरागिनी उषा मतलब जो प्रेममयी उषा थी, ठीक है, वो भी लेती थी नि सुहाग मधु माया में। जो प्रेममयी उषा थी वो अपनी जो सुगंध थी वो भी उसकी प्रियतमा के गालों से, लाल लाल उसकी प्रियतमा के कपोलों की लालिमा से लेती थी। आई बात समझ में ये वाली? वो क्या कह रही है कि प्रेममयी जो उषा है, प्रेममयी जो उषा थी वो भी मेरी प्रियतमा के लाल लाल कपोलों से अपने सुहाग की मांग भरती थी। ऐसे लिखो। कहने का मतलब कवि क्या कहना चाह रहा है कि मेरी प्रियतमा की गालों की जो लाली थी वो उषा की लालिमा से भी अधिक थी। आ गई बात सबके समझ में? ये वाली समझ में आ गई हेमलता, पलक? यस मैम। ठीक है, आगे कह रही है कि उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। पंथा मतलब क्या होता है? भोजन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या लेंगे? सहारा। पंथा मतलब भोजन और सहारा। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि मेरी जो मधुर यादें हैं, जो मेरी मधुर स्मृतियां हैं, वो मेरे थके हुए जीवन का एक सहारा है, जीने का एक संबल। संबल मतलब सहारा है। क्या कह रहा है? मेरी प्रियतमा से जुड़ी हुई मधुर स्मृतियां मेरे जीने का एक सहारा है। ठीक है, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कंथा मतलब गूदड़ी। फिर कवि अपने मित्र को कहता है कि क्या तुम मेरी उस, जो मेरी मतलब अब जो है, अब क्या है कि मेरे जीवन में सिर्फ स्मृतियां रह गई है, सिर्फ यादें रह गई है जिनके कारण मुझे पीड़ा होती है, कष्ट होती है। तो क्या तुम उसको, उस मेरी जीवन रूपी गूदड़ी को उधेड़ उधेड़ कर उसके अंदर झांकना चाहते हो, उसको देखना चाहते हो कि मेरा जो जीवन है वो कितनी व्यथाओं से, कितने कष्टों से भरा हुआ है। ठीक है,
आगे कवि कह रहा है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। छोटे से जीवन के मतलब कवि कह रहा है कि मेरा जीवन जो है वो सामान्य है, बहुत छोटा है, और उसमें लेकिन कई घटनाएं घटी है। तो उन घटनाओं की बड़ी बड़ी कहानियां मैं तुम्हें कैसे सुनाऊं। क्या कह रहा कवि, मेरा जीवन सामान्य है, बहुत छोटा है, ठीक है, और मेरे जीवन में अनेक घटनाएं घटी है, लेकिन उन घटनाओं की बड़ी बड़ी कहानियां तुम्हें मैं कैसे सुनाऊं। फिर आगे कह रहा है कि क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। तो कह रहा है कि क्या मेरे लिए ये अच्छा नहीं होगा कि मैं चुपचाप मौन रहकर, अपनी ना कहकर सिर्फ दूसरों की सुनता रहूं। ठीक है। फिर आगे कह रहा है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली भाली आत्मकथा। कह रहे कि मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर तुम क्या करना चाहते हो। मैंने जीवन में कोई महानता हासिल नहीं की है, कोई महानता प्राप्त नहीं की है जिसके बारे में मैं लोगों को बताऊं। मेरा जीवन सामान्य है, छोटा है। फिर आगे कह रहा है कि अभी समय भी नहीं है, और ये अभी समय भी नहीं है, ठीक है। मेरी जो अब क्या है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। वो कह रहे हैं कि मेरे जो दुख है, मेरी जो वेदनाएं हैं, जो मेरी पीड़ाएं हैं, वो थक कर अब शांत हो गई है। तो अभी समय नहीं है, तो ये समय नहीं है जो कि मैं तुम्हें बताऊं। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने दुखों को, अपनी वेदनाओं को, अपने कष्टों को, अपनी पीड़ाओं को वापस से जगाऊं और खुद व्यथित हूं, खुद दुखी हूं। ठीक है, ये सही समय नहीं है कि मैं अपने बारे में या अपनी आत्मकथ्य सबको बताऊं। ठीक है, समझ में आ गया सबके? यस मैम। आपको ये अगर लाइन कोई समझ में नहीं आए तो वो पूछ सकते हो। ठीक है, आगे समझ में? ये हाँ बोलो। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पंथी की पंथा में। उसकी स्मृति पाथे बनी है, कवि की जो यादें हैं, उसकी प्रिया के साथ जुड़ी हुई जो मधुर यादें हैं, वो थके हुए, मतलब थके हुए जो पथिक होता है, थका हुआ यात्री होता है। कवि अपने बारे में कह रहा है, ठीक है, मैं कैसा हूँ, थका हुआ यात्री हूँ। तो हम यहाँ पर बस मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूँ डिटेल में कि वो थका हुआ यात्री क्यों है। ठीक है, तो वो यहाँ पर इस लाइन का अर्थ ऐसे लेंगे कि मेरी प्रिया से जुड़ी हुई जो मधुर यादें हैं, मेरे जीवन जीने का एक सहारा है, और उस सहारे के सहारे ही मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ। ठीक है, उस संबल के सहारे ही मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ। आगे बात समझ में? फिर वो कह रहा है कि क्या तुम अब भी ये चाहते हो कि मेरी जीवन रूपी गुदड़ी को उधेड़ कर उसमें झांकना चाहते हो, देखना चाहते हो कि ये कितने कष्टों से भरी हुई है, इसकी जो कहानी है वो कितने कष्टों से भरी हुई है। आगे बात सबके समझ में आ गई पलक? यस मैम। ठीक है, और यहाँ पर कवि दुखी क्यों है, उसको वेदना, उसको कष्ट क्यों है? क्योंकि उसको अपने प्रेम में सफलता नहीं मिली। ठीक है, तो वो कवि जो है यहाँ पर अपनी मधुर यादों को याद करके दुखी हो जाता है। फिर दूसरी तरफ वो ये भी कह रहा है कि उसने कोई महानता अपने जीवन में हासिल नहीं की है, उसका जीवन दुर्बलताओं से, भूलों से, धोखों से भरा हुआ है। ठीक है, उसका जीवन खाली गगरी के समान महत्वहीन है। ऐसे जीवन के बारे में वो दूसरे लोगों को नहीं बताना चाहता और स्वयं अपना ही उपहास नहीं करवाना चाहता, इसलिए वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। ठीक है, मान लो क्वेश्चन आ जाए कि कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता, तो उसमें फिर हम ये सब बताएंगे। आगे समझ में सबके? ठीक है, चलिए बेटा। यस मैम। ठीक है, अब इसको जरा खुद